चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। श्री दीपनारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम पूज्य भाई श्री को मैं प्रार्थना करता हूं कि डॉक्टर स्वामी का स्वागत करें। ऋषि कुमार આપણે સૌ ગુજરાત વતી May I now request Dr. Swami to inaugurate by his speech the first Rashtra Chintan 2019. परम पूजनीय स्वामी जी, यहाँ उपस्थित महानुभाव, मैं पहले अपने हृदयपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करने चाहता हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर और महत्वपूर्ण संदर्भ में मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मुझे राष्ट्रवाद पर बोलने के लिए कहा है और मैं ये शुरुआत में कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में विचारों की दृष्टि से तीन मूल बातें सदा रही है। पहले है कि राष्ट्रवाद, दूसरा है विकेंद्रीकरण और तीसरा है स्वदेशी। तो राष्ट्रवाद के बारे में अपनी चर्चा करते समय विकेंद्रीकरण की महत्व और स्वदेशी की महत्व की भी मैं जिक्र करूंगा। राष्ट्रवाद और देशभक्ति में एक फर्क है। देशभक्ति माने आप देश के लिए जान भी देने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए भी तैयार है। इस देश में, हमारे देश में बहुत कम संख्या के लोग हैं जो देशभक्त नहीं हैं। कभी कभी दिखाई पड़ती है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, परंतु आमतौर पर हमारे देश में सब देशभक्त हैं, देश के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार है, पर वो पर्याप्त नहीं है। हमारे देश में राष्ट्रवादी होना आवश्यक है। राष्ट्रवादी माने इस देश की जो प्राचीन संस्कृति और उसके साथ जो विचारें हैं उसको सम्मिलित करके उस कारण से इस देश की रक्षा करने के लिए हम जब खड़े होते हैं उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। कई बार मैं ओवैसी से
टेलीविजन में आया हूं डिबेट करने के लिए, तो जब एंकर पूछता है कि आप ओवैसी को राष्ट्रवादी मानते हो, मैंने कहा नहीं, परंतु हम उनको जरूर देशभक्त मानते हैं, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है, सिर्फ इस देश में रहते हैं, इस देश के नागरिक हैं, तो इसीलिए इस देश के लिए वो बोल सकते हैं। परंतु राष्ट्रवादी के माने कि ये सारे देश की हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हमारी जो सारी संघर्ष हुई है इतने हजारों साल में, उसको उस उपलक्ष्य में हम अपने देश को माने। इसको अस्मिता कहते हैं। अस्मिता जो है वो है, अंग्रेजी में उसको आइडेंटिटी कहते हैं। और अस्मिता, हम हिंदुस्तानी हैं, और ये बिल्कुल गलत है कहना कि हिंदुस्तान शब्द अरबों ने सिंधु को नदी के बारे, सिंधु ने कह सके तो इसलिए हिंदू कहा था। स को हा कहना अरब देशों में बहुत होता है। यदि ये वास्तविकता होती तो फिर चीन अरबों से 1000 साल पहले हमारे देश को इंदु गो चीन भाषा में कहते थे। आज भी उनकी जो सरकारी विज्ञप्ति है, उनकी अखबारों में हमारे देश में हिंदुस्तान की जब जिक्र करते हैं वो कहते हैं इंदु गो। इंदु माने हिंदू और गो माने राष्ट्र। तो चाइना हमें हिंदू राष्ट्र पुकारती है आज भी। और मैं कम्युनिस्टों को पूछता हूं कि भाई जाकर वहां थोड़ा आप विरोध करो, ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर हमारे देश को जिक्र करते हैं, आप कम्युनिस्ट हो, उनको कहना चाहिए। लेकिन यही इसमें इन शब्दों के पीछे बहुत बड़ा अर्थ है, उस अर्थ को समझना चाहिए। अब मैं ये कहता हूं कि पहले अपनी देश की जो इतिहास है इसको हमें पूरा समझना चाहिए। अंग्रेजों ने हमारे इतिहास के पुस्तकों को या मकौले आने के बाद तोड़ मरोड़ के हीन भावना पैदा करने के लिए उन्होंने इस देश में एक इतिहास की पुस्तक लिखी जिसमें हमारे बारे सब कुछ गलत था। उन्होंने कहा इस देश कभी एक देश नहीं था। पहले यहां सारे द्रविडियन लोग रहते थे और बाहर से खैबर पास से वहां यूरोप से लोग आए, आर्यन लोग। उन्होंने इन द्रविडियन लोगों को मार मार के दक्षिण में धकेल दिया और उत्तर भारत में आर्यन और दक्षिण भारत में द्राविड। वो आज भी आजकल चलती है। एक राजनीतिक दल भी पैदा हुई है जिसका नाम है द्राविड़ मुन्नेट्र कड़गम। उसके बाद टुकड़े निकले, वो अन्ना द्राविड़ मुन्नेट्र कड़गम। अनेक प्रकार की द्राविड़ कड़गम, कड़गम माने संगठन। द्राविड शब्द जो है वो वास्तव में आदि शंकरा ने जब उनकी शास्त्रार्थ हुई थी मंदिर मिश्रा के साथ राजगृह बिहार में, क्योंकि आदि शंकरा केरल से निकले, कश्मीर तक गए, रास्ते में शास्त्रार्थ करके लोग जो हराया उनको और उनको फिर हिंदू बनाया। और इस तरीके से धीरे धीरे सारा हिंदुस्तान जो बुद्धिस्ट हो गई थी उसको दोबारा हिंदू बनाया। तो जब वो राजगृह में गए, वो सबसे बड़ा पंडित बौद्धिक सिद्धांत के मंदिर मिश्रा से उनकी डिबेट हुई थी, तो सवाल पहले पूछा गया शंकराचार्य से, ये कौन हो तुम? उन्होंने कहा मैं द्राविड़ शिशु हूं। शिशु माने बच्चा, वो तो सब जानता था, पर द्राविड़ा उन्होंने बताया कि ये शब्द जहां 3 तट मिलते हैं उसको हम द्राविड़ कहते हैं। माने दक्षिण भारत द्राविड़ है। अंग्रेजों ने इसको एक कौम के रूप में, एक समुदाय के रूप में इसको हमें प्रस्तुत किया और हम लोगों ने भी मान लिया है। लेकिन हमारे देश में जो भी हिंदुस्तानी है उसमें कोई फर्क नहीं है। उसकी विज्ञान की दृष्टि से
जो भी आज शोध हुई है उसके अनुसार हम सब भारतीय एक ही हैं डीएनए के अनुसार, और डीएनए ही तय करती है कि आप किस समुदाय के हैं। हमारी डीएनए और यूरोपियन डीएनए में फर्क है, अफ्रीकन डीएनए से फर्क है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी, जामनगर से डिब्रूगढ़ तक सारे भारतीयों का डीएनए एक ही है। रंग में फर्क हो सकता है क्योंकि वो धूप के निकट जितना जाओगे और दक्षिण के तरफ जाएंगे, इक्वेटर के तरफ जाएंगे, जो सख्त धूप होती है उससे पिगमेंटेशन उसको कहते हैं हमारे, उसके कारण रंग बदल सकती है। परंतु जो मूल है बात वो डीएनए होती है। और आज रिसर्च है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेटिक्स, ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेटिक्स, मैसूर यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेटिक्स, इन सब की जो रिसर्च छापी हुई है उसके अनुसार हम सब एक हैं, कोई फर्क नहीं है। ना ब्राह्मण, ना शूद्र, ना शेड्यूल्ड कास्ट, इनमें डीएनए में कोई फर्क है। और यह भी है कि हिंदू और मुस्लिम में भी कोई डीएनए के फर्क नहीं है। इसके माने मुस्लिम जो है हमारे देश में वो सब उनका पूर्वज हिंदू है, इस देश में सबका पूर्वज हिंदू है। और इस संस्कृति को रक्षा करने के लिए आपके गुजरात में जब आए थे ज़ोरोएस्ट्रियंस, जिनको पारसी आप कहते हो, यहाँ आए थे तो शंकराचार्य ने उनको, द्वारका शंकराचार्य ने उनको स्वागत किया और 5 कंडीशंस लगाए थे जिससे उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति में कोई फर्क नहीं होगी। इसीलिए पारसी जो हैं आज भी साड़ी पहनते हैं, उनके जो संस्कार होते हैं सब हिंदुओं की संस्कार होती है। शादी जो करते हैं उसमें संस्कृत श्लोक सुनाते हैं। तो ये हमारी पहचान इस बात से आती है। इसको मानोगे तो फिर आप राष्ट्रवाद अपने को कह सकते हैं। इसको नहीं मानो और कहो कि नहीं मैं इंडिया का सिटीजन हूं, मेरे पासपोर्ट इंडियन है, इसीलिए मैं इंडियन हूं और इस देश के लिए मैं लड़ूंगा, उसको हम देशभक्ति कहेंगे, परंतु राष्ट्रवाद नहीं कहेंगे। अब दूसरी बात है, हम कभी टुकड़े टुकड़े में नहीं थे, हमारे लिए आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारी जो धर्म है, हमारी जो विचारें हैं, हमारी जो उपासना पद्धतियां अनेक हैं, इसमें हम सब प्रकार के रास्तों को मानते थे। और इसीलिए विकेंद्रीकरण के आधार पर हमारी समाज चलती थी। एक राजा सारा देश के लिए नहीं था, परंतु युद्ध होता देश के विरुद्ध में तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। महाभारत में कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुई, देश से सारे राजाएं आए थे, 3000 राजाएं आए थे, और उसमें कोचीन यानी त्रिवेंद्रम की जो ट्रावंकोर की राजा वो भी आया था। सब लोग एक जगह में आए, कोई कौरव के साथ, कोई पांडवों के साथ, और युद्ध हुई थी। वो एक राष्ट्रीय युद्ध थी। तो इसीलिए आप अपने इतिहास को सही प्रकार से पढ़ाया जाएगा तो आप जानेंगे कि हमारे अलग अलग रास्ते थे अपने अपने निजी कामों में, लेकिन जब राष्ट्र की जब कोई एक आपत आती थी या आपातकाल आती थी, उसमें हम सब लोग एक हो जाते थे। 1962 में जब चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और असम में आ गए, तेजपुर तक निकल गए, तब जवाहरलाल नेहरू ने भी ऑल इंडिया रेडियो में कहा कि फेयरवेल असम, ऐसा वो रोए। लेकिन सडनली चाइना आगे बढ़ना रोका और वापस चले गया। और चीन से मेरी कई बार जाना, उनसे मिलना, बात करना, और मैंने एक बार उनसे पूछा कि जब आप सारा असम को ले सकते थे तब आप पीछे क्यों हट गए। उन्होंने कहा कि हमें तो बताया गया कि ये हिंदुस्तान 20 देश है, ये एक देश नहीं है, और एक ठोकर मारेंगे तो ये 20 देश में टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। लेकिन हमने उल्टा देखा, जैसा युद्ध हुआ लोग आए सड़कों में,
महिलाओं ने अपने सोने की जेवर हटाकर निकाल करके डिफेंस फंड में डाली। एक देश में एकता भरी दिखी। उससे हम सोचे कि ये हमारा तो ये जो उद्देश्य था उसका बिल्कुल उल्टा जा रहा है। इसीलिए हमने कहा कि अब आगे नहीं बढ़ना, कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमने वापस की। हमारे देश जब भी संकट में आई तो एक थे, इमरजेंसी काल में भी हम एक थे। और मैं आपको कहूंगा कि इतिहास में देखेंगे तो ये जो एकता थी ये हमारे इतिहास की आज के पुस्तकों में नहीं पढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये पुस्तकें सारी जो पढ़ाई जा रहे हैं ये अंग्रेजों ने तैयार किया था हमें बांटने के लिए। कितने लोगों को पता है कि प्रतिहारा राजवंश गुजरात के और राजस्थान के राजाओं ने मिलकर 700 एडी में सिंध में जाकर के कैलिफेट को पराजय किया था। वो कैलिफेट जो यूरोप में जाकर देशों को पकड़ा, उनकी कब्जा की, वो यहां उमर उनका जो था खलीफ, उसने ऐलान किया कि मैं आऊंगा और इंडिया को भी मैं कब्जा करूंगा। और तो यहाँ के गुजरात के राजाओं और राजस्थान के राजाओं ने मिलकर जाकर उसको वहाँ मुकाबला किया सिंध में और उसको पराजय किया। और उसके बाद उमर तो आया नहीं था, उसका कमांडर इन चीफ आया था, परंतु उस खबर सुन के उमर की हार्ट अटैक होकर वो मर गया था। और उसके बाद 800 साल के लिए खालिफ अपना सिर नहीं उठा सकी। हमारे इतिहास में लिखी है? नहीं लिखी है। बाकी लोग जानते हैं हमारे इतिहास की बात, पर हम लोग नहीं जानते। मुझे एक बार एक सऊदी अरेबियन स्टूडेंट, मेरा स्टूडेंट था हार्वर्ड में, उन्होंने मुझे क्लास के बाहर एक सवाल पूछा कि हमारे देश में सऊदी अरेबिया में हम रिसर्च कर रहे हैं कि आप लोग आज भी 80% हिंदू हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है? तो मैंने कहा मुझे तो समझ में नहीं आती ये कौन सी बड़ी रहस्य है। उन्होंने कहा देखिए, इस्लाम ईरान में गई, वहाँ ज़ोरोएस्ट्रियन के 100% देश था वो, उस देश की कब्जा की और उनके जो तरीके होते हैं उनसे उन्होंने सबको इस्लाम बनाने में सफल हुए। 100% ईरान, पर्शिया जिसके नाम पहले था उसको ईरान के नाम पर 100% मुस्लिम देश बना दी। बगल में मेसोपोटामिया और बेबीलोन, जिसका आज मिलकर दोनों मिलाकर नाम है इराक, उसको 17 साल में 100% मुसलमान बना दिए। इजिप्ट को 21 साल में। और क्रिश्चियंस भी यूरोप में जाकर 50 साल में इसको 100% क्रिश्चियन बना दी थी। पहले क्रिश्चियन नहीं थे। हमारे देश में पहले मुस्लिम आए 700 साल, उसके बाद क्रिश्चियन आए अंग्रेजों के जरिए 200 साल, और फिर भी हम 80% हिंदू हैं। इसका रहस्य क्या है, उसने मुझसे पूछा। रहस्य इतनी बात है कि हर जगह में हम लड़ते रहे, कहीं राणा प्रताप, कहीं शिवाजी, कहीं विजयनगरम साम्राज्य, आसाम में अहोम डायनेस्टी, गुरु गोविंद सिंह, यानी कोई हिस्सा नहीं थी हमारे देश में जब हमने विरोध नहीं किया। और इस लड़ाई के कारण आज हम 80% हैं। हमारे इतिहास बुक में ऐसा लिखा है। विजयनगरम एम्पायर का हम पूछेंगे भी लोगों को पता नहीं है, विद्यार्थियों को पता नहीं है। विजयनगरम एम्पायर कर्नाटक में पैदा हुई थी आदि श्रृंगेरी शंकराचार्य के कारण, और वो फैली बंगाल के बॉर्डर तक। 300 साल वो राज चली, और जितनी जमीन उसके अधीन थी वो मुगलों से ज्यादा था, लेकिन उसका कोई भी जिक्र नहीं है, या एक पैराग्राफ की जिक्र होगी हमारी इतिहास की पुस्तक। और मुगल अकबर से औरंगजेब कितना है? 150 साल, परंतु एक एक अध्याय है उसके लिए, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का। तो ये हमारी इतिहास इस प्रकार से पढ़ाई जाएगी तो वो जो हमारी अस्मिता को पहचानने की आवश्यकता है वो पहचान नहीं हो सकती है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं
कि आज जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम देशभक्ति से इसको भिन्न समझें, माने वो छोटा सा हिस्सा है देशभक्ति। हमारे देश में मराठाओं ने आखिर में मुगल को हराया था पूना में 1795 में, बट हराने के बाद थक गए। उस समय अंग्रेज आए और 1815 को उन्होंने मराठा को हराकर इस देश में उन्होंने अपनी राज की प्रक्रिया शुरू की। यदि अंग्रेज नहीं आते तो हमारी देश उस समय मुक्त होकर एक हिंदू राष्ट्र बन जाती। तो मैं ये कहता हूं कि ये इतिहास जाने बिना आज हमारे देश में राष्ट्रवाद की बात करना सही नहीं होगा। राष्ट्रवाद जो है ये मंशा का सवाल है और मंशा बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी भी आपकी संख्या हो, कितनी भी आपकी बल हो, आपकी मंशा नहीं है तो फिर वो कोई फायदा नहीं है। 1000 बकरी एक जगह में खड़े होंगे, संख्या 1000 की होते हुए भी एक शेर आएगा तो बकरी सब उसको देख के भागेंगे। क्यों? क्योंकि भयभीत हैं। वो अपना संख्या के बारे कुछ नहीं जानते, वो सब अपने के लिए भागते हैं। सबसे शक्तिशाली होते हैं जो सर्कस में जो सिंह है, एक पिंजड़े के अंदर होते हुए एक दुबला पतला रिंग मास्टर अंदर आएगा और उनको हुक्म देगा चढ़ो मेज पर। सब चढ़ेंगे, सबको मुंह खोलने कहेंगे, मुंह खोलेंगे, अपना गर्दन रखेगा एक एक में, सब ताली बजाएंगे। एक भी सिंह वहां को हिम्मत नहीं है कि इसको चिकनाचूर कर दें, इसको काट काट के फेंक दें, जब कर सकते हैं, क्योंकि उसकी छोटे से उसकी मंशा तैयार की गई है आज्ञा मानने के लिए। ये हमारे हिंदुस्तान अंग्रेजों ने पैदा की थी। इसीलिए हम अपने चीजों के बारे सोचते रहते हैं और दूसरे लोग हमें जब सिखाते हैं मानते हैं। योगा, मुझे याद है 1955 में मैं जब स्कूल में था तब हम लोग हंसते थे, ये योगा का, ये तो कोई जिम्नास्टिक्स है। पर धीरे धीरे पश्चिम में कहा कि योगा अपने मान ले, योगा से स्वास्थ्य सुधर सकता। आज हमारे देश में भी योगा का क्रेज शुरू हो गया। संस्कृत जो है वो पुरानी भाषा है, उसका देहांत हो गया, खत्म हो गया। अब क्या है द पॉइंट उसको सीखने के लिए। लेकिन आज अनेक कारणों से संस्कृत पश्चिम में पढ़ाने लग गए। ये गूगल से आप पता कर सकते हैं, मैं जो बताने वाला हूं। नासा ने एक रिसर्च किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, 20 साल की रिसर्च की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? सरल शब्दों में इतना है कि सारे जो ज्ञान है दुनिया में उसको कंप्यूटर में स्टोर करके एक ग्रंथ बनाना, ताकि जो ज्ञान लोग प्राप्त करते हैं अपने जीवन में वो व्यर्थ ना जाए। इसीलिए उसको कंप्यूटर में भरने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रोग्राम बनी है और उसके आधार पर जो रोबोट्स ये सारी चीज़ों को जो पैदा करते हैं वो करते हैं, जो उस इंटेलिजेंस के आधार पर जो जमी हुई है कंप्यूटर में, उसके कारण रोबोट्स जो वो ही काम कर सकते हैं जो मनुष्य कर सकता है। और उन्होंने ये कहा कि अनेक भाषाएं हैं, तो कि अनेक भाषाओं में कैसे हम ज्ञान को जोड़ सकते हैं? तो कोई ऐसा एक भाषा होना चाहिए। और उसके लिए रिसर्च करने के बाद जर्नल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नासा पब्लिश करती है उसमें उन्होंने लेख लिखा है कि कंप्यूटर के सबसे अनुकूल भाषा दुनिया में एक ही है, वो है संस्कृत, और इसीलिए ज्ञान को संस्कृत पे करना चाहिए। आज नासा में संस्कृत को कंपल्सरी कर दिया, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है तो गूगल में जाएंगे और लिखेंगे सेंट जॉन स्कूल लंदन, तो आपको क्या मिलेगा उसमें एक बात पता लगेगी कि वहां के स्कूल में 6 साल की उम्र के लड़कों को, बॉय स्कूल है वो,
6 साल उम्र के लड़कों को 11 साल तक हर दिन सुबह क्लासेस शुरू होने के पहले वो आधा घंटा के लिए संस्कृत श्लोक बोलने के लिए अनिवार्य उन्होंने किया है। अभी इंग्लैंड में, और वो भी कोई इंडियन स्कूल नहीं है, वो तो अंग्रेजों का स्कूल है, उसमें ये क्यों कर रहे हैं? तो प्रिंसिपल का इंटरव्यू है कि मैं इस राय पर पहुंचा हूं कि यदि ब्रेन का डेवलपमेंट सबसे तीव्र गति से करना है तो संस्कृत श्लोक को बोलने से 6 साल की उम्र से 11 साल उम्र से सबसे तेजी से बढ़ती है। यह हमारे लोगों ने इसके बारे में ढूंढा नहीं, इन्होंने ढूंढा है। संस्कृत में जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, सब जगह में पढ़ाने लग गए। हमारे देश में इसको आज भी समझते हैं पुरानी है, इसका क्या फायदा है। लेकिन हमारी संविधान में धारा 351 और 340 में साफ लिखा है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी, परंतु उसके शब्दों संस्कृत से लिया जाएगा और उसकी लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी तो कोई हिंदी नहीं है। तो दक्षिण में सब चिल्लाते हैं, जब कभी साइन बोर्ड लगाते हैं और देवनागरी में लिखते हैं उस स्टेशन का नाम, तो जाकर वो पेंट लगा देते हैं कि नहीं हिंदी नहीं आएगा। परंतु देवनागरी तो हिंदी नहीं है। हाँ, हिंदी उपयोग करते देवनागरी को। मराठी भी हिंदी देवनागरी में ही लिखी जाती है, संस्कृत भी लिखी जाती है, नेपाली भी लिखी जाती है, आपके गुजराती भी बहुत मिलती जुलती है देवनागरी से। तो हमारे देश में इस राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए जो एकता चाहिए कि हम एक हैं, उसमें ये एक भाषा हमारी होनी चाहिए जो सब जानते होंगे। ये अनिवार्य नहीं कि हर जाने, परंतु डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स, सारे जो सरकार चलाने के लोग हैं, जो पढ़ाते हैं, इन सबको कम से कम संस्कृत सीखना अनिवार्य होनी चाहिए, क्योंकि यह भाषा हर भाषा में उसकी शब्द हैं। तमिल में 40% शब्द जो हैं वो संस्कृत के हैं। एक बार मेरी झगड़ा हो गई थी करुणानिधि से, उन्होंने कहा ये आर्यन भाषा है। मैंने कहा संस्कृत के शब्द अनेक हैं आपके इसमें तमिल में। उन्होंने कहा ये नहीं है। तो मैंने डिक्शनरी निकाल के दिखाया कितने शब्द संस्कृत के हैं तमिल में। मैंने कहा आपका नाम भी संस्कृत है, करुणा और निधि। तो इतने अज्ञान और संस्कृत की बुराई करना, मुझे बड़ा हर्ष है कि यहां आप संस्कृत मीडियम में पढ़ाते हैं और संस्कृत एक मुख्य सब्जेक्ट है। ये सारे देश में होना चाहिए। संस्कृत की शब्दों, मलयालम में 80% शब्द संस्कृत के हैं, जो संस्कृत में है वो वही शब्द मलयालम में, बंगाली में भी लगभग 80%। हर भाषा में है। तमिल में जो सबसे पुरानी भाषा है प्रांतीय भाषाओं में, उसमें भी 40% है। तो संस्कृत शब्द और संस्कृत शब्द को उपयोग करना ये हमारी संविधान में है। हमारी संविधान जो है इसको कोई सेक्युलर कह नहीं सकते हैं। वो इंदिरा गांधी ने 1975 में या 76 में अमेंडमेंट करके सेक्युलरिज्म लगा दी थी, परंतु अंबेडकर ने और पटेल साहब ने जो संविधान बनाया उसमें सेक्युलर शब्द था ही नहीं। सबको अधिकार है, सब रास्ते से भगवान प्राप्त करने के लिए सबको अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, ऐसा लिखा है। बट सेक्युलरिज्म नहीं कहा, क्योंकि सेक्युलरिज्म का परिभाषा तो कोई जानता ही नहीं है, व्हाट इज सेक्युलरिज्म। तो मैं ये कहता हूं कि अपने देश में जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो कई चीजों को जानना चाहिए, और जानने में आपको यानी सबको जानना चाहिए। पहला आपको यह जानना चाहिए कि हमारी अस्मिता क्या है। अस्मिता को अंग्रेजी में आइडेंटिटी कहते हैं। मैं कहता हूं कि हमारी अस्मिता है हम हिंदू हैं या हमारे पूर्वज हिंदू हैं। जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है
जो मुसलमान ये मानने के लिए तैयार नहीं है तो उसके मारे वो समझता होगा कि गौरी और गजनी का औलाद है, लेकिन डीएनए के अनुसार उनका और हमारा एक ही डीएनए है। उनको ये मानना चाहिए, ये सिखाना चाहिए। हमने देश की बंटवारा की थी और उन मुसलमानों को हमारे देश में रहने के लिए हमने अनुमति दी जो हमारे साथ एक होकर रह सके। जिनको अलग रहना है उनके लिए तो अलग देश ही बना दी थी। तो ये एक पहली बात हमारे देश में सबको सिखाना होगा। राष्ट्रवाद के पहले सिर्फ देश को प्रेम करना, देश के लिए मैं मरूंगा, वो राष्ट्रवाद नहीं है, वो देशभक्ति है। राष्ट्रवाद माने एक चेतना, उस चेतना को निर्माण करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको 5 पॉइंट्स देने चाहता हूं। पहले, हमारे देश में लोगों को समझाना चाहिए कि हम सबकी डीएनए एक ही है, कोई फर्क नहीं है। और जो भी बंटवारा हुई है वर्ण के आधार पर, उसके लिए कोई जन्म से कोई अनिवार्य रिश्ता नहीं है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि वर्ण व्यवस्था गुण के आधार पर बनी है, जन्म के आधार पर नहीं बनी है। विश्वामित्र ब्राह्मण के घर में नहीं पैदा हुए, वो क्षत्रिय घर में पैदा हुए थे और महर्षि बने। वेद व्यासा का मां मछुआरा थी। कालिदास जो हमारे कवियों के कवि थे, वो जंगलों में पेड़ की शाखाओं को काटते थे, वनवासी थे। और वाल्मीकि, वो तो दलित परिवार में पैदा हुए। पहले तो डकैत थे, बाद में बदल गए राम के नाम पर और महर्षि बने। रावण ब्राह्मण था, ये भी बहुत लोग कम लोगों को जानते हैं। दिल्ली के थोड़े दूर नोएडा एक जगह है, वहां एक गांव है बसरक गांव। आज भी जाओगे तो वहां एक बड़ा बोर्ड लगा, ये गांव रावण का गांव है। रावण वहां नोएडा में पैदा हुए थे और फिर बाद में जाकर तपस्या की उन्होंने मानसरोवर में। उनको वर मिला, वर लेकर उन्होंने जाकर अपने जो रिश्तेदार कुबेर थे उसको पराजय किया श्रीलंका में और श्रीलंका के राजा बने। परंतु करुणानिधि और ऐसे लोग द्राविड़ मुन्नेत्र कळंगम उसको रावण लीला मनाते थे तमिलनाडु में। अब नहीं मनाते, क्योंकि हमने उनको समझा दिया कि तमिल ग्रंथों और रामायण ग्रंथों में भी रावण को उत्तर भारत के कहते हैं। रावण ब्राह्मण था, लेकिन राम क्षत्रिय होते हुए भी जब उन्होंने रावण की वध की, सारा हिंदुस्तान उनके पक्ष में था। इसे किसी ने नहीं ये इसको जाति पर देखा। ये एक विकेंद्रीकरण था, वर्ण व्यवस्था विकेंद्रीकरण है। यदि जब आप ब्राह्मणों का संस्कार माने ज्ञानी और त्यागी होंगे तो फिर आपको ब्राह्मण माना जाएगा, कहीं से भी आए होंगे, किसी घर में भी पैदा हुए। और इसीलिए जो बांटने की जो आज चल रही है जाति के आधार पर, और आज हमारे देश में तो जाति भी होती है और वर्ण भी होती है। अंग्रेज तो दोनों को एक करके कास्ट कहते हैं। जाति तो सिर्फ विवाह के लिए उपयोग होती थी, लेकिन समाज में किस काम पर आप हैं वो वर्ण पे थी, परंतु वो बिल्कुल जन्म से जुड़ा नहीं था। आप देख भी सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए थे शेड्यूल कास्ट फैमिली में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने पीएचडी की इकोनॉमिक्स में, और अच्छा पीएचडी की। मैंने उस पीएचडी को पढ़ा हूं मैं। बाद में गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, वहाँ डीएससी इकोनॉमिक्स में पाए और बाद में एलएलबी भी, यानी बैरिस्टर भी बने। भारत आए, सरदार पटेल ने उनको चेयरमैन बनाया संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी की, और उन्होंने संचालन बहुत शानदार तरीके से करके एक बहुत सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया।
उसको हमने मान्यता बहुत देर के लिए नहीं की। 1990 में जब जनता की एक गठबंधन बनी, तब अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया था। सरदार पटेल को भी 1951 में 1991 में, मैं उस समय लॉ मिनिस्टर था, चंद्रशेखर ने कहा कि किसको आने वाले रिपब्लिक डे में भारत रत्न देना चाहिए, तो मैंने कहा कि पता करता हूं किनको मिला है अभी तक, और मैंने देखा कि उनका नाम कहीं नहीं है, और 3-4 बार नाम आया था और फाइल में जवाहरलाल नेहरू ने उसके नाम काट दी। भारत रत्न तो 1954 में पहली बार दी गई, और उसमें फाइल में लिखा है जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, आई जवाहरलाल नेहरू हियर बाय अवार्ड भारत रत्न टू जवाहरलाल नेहरू, साइंड जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अपने को, उसकी बेटी को, ये सारा परिवार के लिए था। बट अंबेडकर इतने पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको कोई मान्यता नहीं थी। और अब तो हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने भी एक बहुत शानदार अंबेडकर मेमोरियल बनाई है, जिसमें सारे उसके पुस्तकों सबको रखा है। बहुत शानदार लाइब्रेरी, दिल्ली जाएंगे तो उसको देखना चाहिए। सरदार पटेल को भी बाद में हम लोग जब आने, तभी तो उनकी इतनी मान्यता हुई। लेकिन हमारे देश में हम क्या कहें, मैं किसी की बुराई ज्यादा नहीं करने चाहता हूं, परंतु जवाहरलाल नेहरू कभी कोई एग्जाम नहीं पास किया। उसको लंदन में, कैम्ब्रिज में जेंटलमैन पास मिली थी। उन दिनों में जो कॉलोनी से आते थे, जहां अंग्रेजों की कब्जा थी किसी देश में, उस देश से आते थे, उनको फेल करने की जगह में उनको जेंटलमैन पास देते थे। यूनिवर्सिटी के अंदर ये जेंटलमैन माने फेल। परंतु इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। सारे परिवार में एक ने भी आज तक एग्जाम पास नहीं किया है। एक बार चुनाव के समय पर एफिडेविट में सोनिया गांधी ने कह दिया कि मुझे इंग्लिश में डिग्री मिली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, और मैं लेक्चर के लिए गया था वहां, तो पूछा कि कैसे स्टूडेंट थी, वो तो उन्होंने मुझे कहा वहां लोगों ने कि वो कभी स्टूडेंट ही नहीं थी। बाद में पता लगा कि वो भी झूठ था। कोई बात नहीं, आपके पास डिग्री नहीं है तो, कामराज के पास कोई डिग्री नहीं थी, पर सबसे ज्यादा हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए किसी ने किया तमिलनाडु में, तो कामराज ने किया। उन्होंने कहा मुझे शिक्षा नहीं मिली, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि किसी और के लिए कोई वांछित ना हो। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो डिवीजन बनी है, इससे हमारी देश कमजोर हुई है, और उसमें आग लगाने के लिए बड़ी प्रयास हो रही है विदेशों से। तो हमें मानना चाहिए कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये जब तक आप उस अनुशासन की मर्यादा नहीं करते, आपको उस वर्ण की अधिकार नहीं होगी। हमारे जो विभाजन हुई थी, उसमें जो ब्राह्मण थे वो ज्ञानी और त्यागी थे, और वो किस घर में पैदा हुए उसका सवाल नहीं था। महात्मा गांधी ज्ञानी और त्यागी थे। क्षत्रिय माने राज चलाना, परंतु नीति के लिए ब्राह्मण से आपको सलाह लेनी पड़ती थी। जो धन कमाते थे, उनको धन कमाने के लिए कोई बुरा नहीं मानता था, परंतु जो अपने से ज्यादा, अपने के जो पैसा धन है उससे ज्यादा जो है उसको समाज को दे देंगे, उसको सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा होती थी। और कोई आप मान लीजिए एक हद तक जो छुआछूत आई थी, वो बुद्धिस्ट के काल में सबसे ज्यादा तीव्र गति से बढ़ी। उसमें भी बच्चों को कभी शेड्यूल कास्ट में नहीं माना जाता था। तो आज वो एकता पैदा करने के लिए हमें अपने विचारों को बनाना चाहिए, उसके लिए सही इतिहास की पुस्तक लिखनी चाहिए। तो पहले काम हमें ये करना है कि हमारी अस्मिता क्या है, उसको समझना चाहिए। दूसरा है,
हमारी सही इतिहास ये पढ़ाने की आवश्यकता है। हमारी वीर लोगों ने इस देश को बचाया। इस देश में हिंदू संस्कृति बची हुई है क्योंकि हमारे जो वीर लोग थे, उनकी बलिदान, उनकी सफलता, कई सफल भी थे, कई बलिदान भी हुए, पर ये सारी चीजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। तब आप राष्ट्रवादी के एक और आयाम में आएंगे। आज के इतिहास के पुस्तक में हीन भावना ही पैदा की जाती है। हम समझते थे कि अंग्रेज आने तक हमारी कोई आधुनिक व्यवस्था नहीं थी। हमारे देश में पंचायती राज में जो लोकतंत्र चली, उसी कारण से हमारे देश में आज भी लोकतंत्र चल रही है। ये हमारी अंग्रेजी पढ़ाई के लिए नहीं हुआ। इमरजेंसी में जब इंदिरा गांधी ने चुनाव घोषणा की तो सबने मुझे अमेरिका में कहा कि मत जाओ वापस, क्योंकि इंदिरा गांधी के पास पैसा है, इंदिरा गांधी पेट भरने वाली है और इसीलिए चुनाव में वो जीतने वाली है। मैं तो आ ही गया था फिर भी, और बंबई से जीता। परंतु जब परिणाम आए, मैंने क्या देखा कि जो सबसे शिक्षित क्षेत्र है हमारे भारत की, सबसे अधिकतम शिक्षित है, वो है तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा और केरला। ये 4 प्रांतों ने इंदिरा गांधी को वोट दिया। बहुमत हमें 1 सीट 2 सीट जनता पार्टी को। और ये जो अनपढ़ क्षेत्र है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि, इन्होंने 100% सीट हमें दे दी, इंदिरा गांधी को भी हरा दी। अब आप बताइए ये कैसा हुआ? अनपढ़ लोगों ने इंदिरा गांधी को हरा दी। इंदिरा गांधी ने कोई कम पैसा नहीं बांटा, कोई लालच कम दिया नहीं, सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने फैसला किया। क्योंकि हमारी पुरानी संस्कृति में जहां अंग्रेजीकरण नहीं हुई, वहां रक्त में हमारे लोकतंत्र की भावनाएं हैं, इसीलिए हम लोगों ने की। आज लोकतंत्र है हमारे देश में, बाकी देशों में नहीं है, अड़ोस पड़ोसों में। उसका कारण है हमारी हिंदू संस्कृति। तो मैं ये भी हमें सिखाने की जरूरत है। ये वेस्टर्न मदर ऑफ पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहते हैं, वो कहां सा मदर ऑफ पार्लियामेंट हो गया? यहां तो लोकतंत्र के आधार पर सब हुई। और इसीलिए हमारे देश में जो भी, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारी देश की जो विशेषता बनी है, उसके लिए हमें लड़ने की आवश्यकता है। वहां कितने मंदिरों को तोड़ दिया गया? 40,000 कम से कम। लेकिन हम नहीं कहते हैं कि आज सारी 40,000 वापस आनी चाहिए, परंतु जो मूल हैं, जिसमें जन्म स्थान है, उसको लेने के लिए तो हमें हिम्मत करनी चाहिए। आपका आश्चर्य होगा कि राम मंदिर के विषय पर हमें और मुस्लिम समुदाय के बराबर कर रहे हैं। वास्तविकता क्या है कि वहां पहले एक मंदिर थी, उसको तोड़कर मस्जिद बनी। इसका सबूत क्या है? नरसिम्हा राव की सरकार के काल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा कि पता करो। उन्होंने एक यूनानिमस रिपोर्ट दी थी। 2 लोग, डॉक्टर बीबी लाल और के मोहम्मद, दोनों ने रिपोर्ट दी कि हाँ, वहां आज भी जमीन के नीचे एक विशाल मंदिर का ढांचा है। गुरु नानक बाबर के पहले से आए, उन्होंने कहा था राम मंदिर में होकर आया हूं। और जो हम कहते हैं, वो कहते हैं राम जन्मभूमि है। मुझे कई लोग पूछते हैं तुम्हें कैसा पता है कि राम वहां पैदा हुए? मैंने कहा क्रिश्चियंस को पता है कि क्राइस्ट बेथलेहेम में पैदा हुए। आपको आश्चर्य होगा जब आप पता लगाएंगे कि क्रिश्चियंस को आस्था है कि क्राइस्ट बेथलेहेम में पैदा हुए। क्यों? क्योंकि इटली का राजा की मां 400 साल के बाद, यानी जब क्राइस्ट जाने के 400 साल के बाद स्वप्न में देखा था कि इस जगह में पैदा हुए। वो उठकर आई
उस जगह में जाकर कहा यहाँ क्राइस्ट पैदा हुए, और क्रिश्चियंस आज उसको वही कहते हैं जो उसने कहा था। इसको ही कहते हैं आस्था। इसके लिए प्रूफ नहीं होती। अल अक्सा मॉस्क जो इजराइल में है, उसमें मुसलमान कहते हैं कि ये अल अक्सा हमारी मस्जिद है। क्यों? क्योंकि मुल्ला का कहना है कि उस समय के मुल्ला लोगों ने मोहम्मद को घोड़े में बैठकर स्वर्ग जाते हुए देखा। ऊपर आसमान के ऊपर जाकर के स्वर्ग में चले गए। उस कारण से अल अक्सा उनके लिए प्रिय है, उनके लिए पुनीत है। वो उसको हम अपनी आस्था का हिस्सा मानते हैं। तो राम की आस्था है हमारी कि यहां पैदा हुए। वहां एक मंदिर थी, ये भी सिद्ध हो गई। तो किस बात पर लड़ाई है कि वहां मस्जिद तोड़ा गया, मस्जिद होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए। इन दोनों को कैसे बराबर मान सकते हो? मंदिर जो है वो एक तो राम जन्मभूमि का है और कहीं नहीं बन सकती है। दूसरा है प्राण प्रतिष्ठा पूजा के अनुसार बनती है। इसके माने राम खुद उस मूर्तियों में प्रवेश किया है। और मस्जिद क्या है? ये हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है, सऊदी अरेबिया का के लोग कहते हैं, और सऊदी अरेबिया के लोग करके दिखाते हैं। वो कहते हैं मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने का जगह है और नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। रेलवे प्लेटफॉर्म में पढ़ी जा सकती है, सड़कों में पढ़ी जा सकती है, किसी मैदान में पढ़ी जा सकती है। और बाबर आते हैं, उसको मंदिर को तोड़ते हैं, मस्जिद बनाते हैं और कहते हैं कि नहीं इसी में होगा। अब हम लड़ते लड़ते इस दूर आए हैं, लेकिन अब तो मामला बहुत सरल है। टल गई है चुनाव के बाद, परंतु इतना सरल है कि मैं तो आज कहने चाहता हूं कि सरकार अपनी बनेगी तो 1 महीने के अंदर राम मंदिर का काम शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नरसिम्हा राव की सरकार ने सारी जमीन की राष्ट्रीयकरण कर दी, और हमारी संविधान के अनुसार सरकार राष्ट्र हित में या सार्वजनिक हित में जमीन की राष्ट्रीयकरण करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, सिर्फ मुंह अफजा के लिए कर सकती है। नरेंद्र मोदी को कोई जरूरत नहीं थी कि ये जमीन जो थी अविवादित जमीन, उसको एक याचिका डालकर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगे कि इसमें हमें जो पुराने मालिक थे उनको देने के लिए। ये जरूरत नहीं थी, परंतु उन्होंने सलाह मांगी होगी लॉ मिनिस्ट्री से, और लॉ मिनिस्ट्री ने गलत सलाह दी तो उन्होंने फाइल कर दी। बट कोई बात नहीं, इलेक्शन के बाद देख लेंगे। परंतु आज मैं कहता हूं कि राम जन्मभूमि हमारी आस्था का विषय है कि राम पैदा हुए, और एक मस्जिद, अब गूगल में करके जाकर देखोगे सऊदी अरेबिया एंड डिमोलिशन ऑफ मस्जिद, ऐसा आप टाइप करोगे तो कितने मस्जिद की जिक्र होगी। और सऊदी अरेबियंस मुझसे कहते हैं कि मस्जिद तो नमाज पढ़ने का जगह है, नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। और इसीलिए जब हमें कोई सड़क बनाना है अभी या कोई और अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाना है तो हम तोड़ देते हैं, दूसरी जगह दे देते हैं। आज भी मैं कहता हूं कि ये मुस्लिम पार्टीज को मैं कहता हूं कि तुम्हें तो ये मस्जिद जमीन कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि भारत सरकार नरसिम्हा राव काल में इसकी राष्ट्रीयकरण कर दी है। तुम्हें सिर्फ मुंह अफजा मिलेगी। मुंह अफजा अभी लेकर चले जाओ, क्योंकि जीतने के बाद भी जमीन नहीं मिलने वाली है। ये राम जन्मभूमि का जमीन ही रहने वाला है। लेकिन इसके लिए हमें इतना लड़ना पड़ रहा है। आखिर में हमारी देश की बंटवारा हुई थी कि जो मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते उनके लिए अलग देश होनी चाहिए। आज हम उस यानी राम की मंदिर नहीं मांग रहे, हम नाम जहां पैदा हुए हमारी आस्था के अनुसार, कृष्णा जहां पैदा हुए हमारे आस्था के अनुसार। इसी प्रकार से शिव भगवान की जो स्थान थी काशी विश्वनाथ में, यही 3 मंदिर के लिए हम बोल रहे हैं। इसके लिए एक अपने को एक आत्मविश्वास होनी चाहिए, वो उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। और इस राष्ट्रवाद के लिए हमें हर समय तैयार होनी चाहिए, क्योंकि अस्मिता हमारी देश की यही है। यूनेस्को भी कहती है कि 40 संस्कृतियां पैदा हुए थे दुनिया में,
45 गायब हो गए, ग्रीक चले गई, इजिप्ट चले गई, रोमन चले गए, एक ही बचा हुआ है जो अटूट और लगातार चलते आई संस्कृति है, वो है हिंदू संस्कृति। ये यूनेस्को का लिस्ट में है। और हमारे देश में हमारे लोग तो नहीं जानते क्योंकि पढ़ाई में नहीं है। तो जो हमें नेशनलिज्म की बात करेंगे तो इतना तो होना चाहिए कि हमें ये सारी चीजें जानना चाहिए। तो पहला हमें अपनी अस्मिता क्या है, ये देश क्यों हमारे लिए पुण्य है, पुण्य स्थान है, ये पहले हम लोगों को मानना चाहिए, तब राष्ट्रवाद की बात कर सकते हैं। दूसरा है संस्कृत भाषा को दोबारा एक जोड़ने वाली भाषा बनानी चाहिए, क्योंकि अब वो आधुनिक भाषा है कंप्यूटर के लिए, कई चीज़ों के लिए उस संस्कृत और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी ये संस्कृत की आवश्यकता। तो संस्कृत को वापस पढ़ाना चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य प्रसन्नता है कि यहाँ जानकर कि यहाँ आप संस्कृत में भी पाठ पढ़ाते हैं और लोगों को शिक्षित करते हैं। ऐसा देश भर में होना चाहिए। इसके लिए सरकार जो संविधान में लिखा है उसके अनुसार सबको बड़े पैमाने में धन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इस देश में दोबारा संस्कृत आ जाए, और इनके शब्द जो अनेक भाषा में उसको भी पहचान करके देना है। और हर व्यक्ति को 2 लिपि सीखना चाहिए, अपने मातृभाषा की लिपि और देवनागरी। और इसीलिए जब साइन बोर्ड में लिखेगी, आज तो आप साइन बोर्ड में लिखेंगे देवनागरी में तो लोग आ जाएंगे पेंट करने के लिए, ये हिंदी है। देवनागरी हिंदी नहीं है, हिंदी देवनागरी को उपयोग करती है। तो देवनागरी सब जानेंगे तो फिर आपको इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, और आपको जो रास्ते में जो माइलस्टोन्स मिलेगी उसमें आप पढ़ भी सकते हो, और आपको जगह भी कौन सी जगह में आ रही है ये भी जान सकते हो। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात, जो हमारी वास्तव में जो हमारी इतिहास है, हम एक लोग हैं, हम किसी के सामने झुके नहीं। लंबा लड़ाई की देरी हुई, उसके अनेक कारण हैं। एक कारण यह है कि हमारी जो संस्कृति थी युद्ध करने का, वो था कि खेत में नहीं करेंगे, नगर में नहीं करेंगे, खुला मैदान में करेंगे। जब महाभारत हुई तो मैदान में हुआ था, वो किसी नगर में नहीं हुआ था, कोई खेत में नहीं हुआ। जब रावण के साथ युद्ध हुआ, रावण को महल छोड़कर बाहर आना पड़ा और मैदान में आमने सामने संघर्ष यानी युद्ध हुई थी। तो वो संस्कृति को आगे समझ करके मोहम्मद गोरी ने तीसरा चौथा बार जब आया, माफी मांग कर चले गया था, फिर दोबारा आया, दोबारा गया, उसने इसको समझा। तो पहला उसका प्रहार था 3 बजे सुबह, जब हमारे सेना के लोग उठकर स्नान करते थे युद्ध में जाने के पहले, उसमें किया। फिर नगर में घुसे तो उन्होंने नई तरीके से युद्ध करने के कारण सफल हुए, परंतु हमारे लोग इसको छोड़ा नहीं और लड़ते गए। ये बतानी चाहिए, नहीं तो मैं तो कई लोगों को मिला हूं जो विद्यार्थी लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म इतना अच्छा है, तो फिर मुझे ये पूछना है कि हम क्यों पिटते रहे। हम कभी पिटते नहीं रहे, हम जरूर लड़ते रहे और आखिर में जीते। अंग्रेजों के, मुगलों के खिलाफ जीते और अंग्रेजों के खिलाफ भी जीते। हम हारे जब हमने जो हमारी संस्कृति को ना समझकर इस देश में वही सेक्युलर नाम पर एक अपनी पुरानी जो पूर्वज के जो संस्कृति है उसको भूलने के लिए प्रयास की गई, अंग्रेजी भाषा में इसको आगे बढ़ाई। इस कारण से आज हमने जो एक स्वाधीन देश के रूप में करनी चाहिए थी, नहीं की। मैं ये भी कहूँगा कि दो और बातें हैं, फिर मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। वो है ये कि हमारे देश की जो विशेषता है वो इकोनॉमिक्स में भी लाने की आवश्यकता है। मैं जब विद्यार्थी बनकर अमेरिका गया पीएचडी लेने के लिए हार्वर्ड में, तो मेरा क्लासमेट ने प्रोफेसर के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो उस समय उसने पूछा कि ये महात्मा गांधी को आप लोग क्यों नेता माने।
तो मैंने कहा क्या बुरा है उसमें? तो उन्होंने कहा वो तो ठीक से कपड़ा नहीं पहनते। तो मैंने कहा ठीक से कपड़ा नहीं पहनते, आपके नेता कैसा है? ना हमारे नेता तो टाई कोट पैंट चमका हुआ जूता पहनते हैं, परंतु आपके देश में तो वो आधा नंगा था, उसका पाँव नंगे थे, उसकी छाती नंगा थी। हाँ, उसको आपने नेता मान लिया। हमारे देश में वो महात्मा गांधी आते तो उसको जेल में डाल देते हैं फॉर इनडिसेंट एक्सपोजर। ऐसा उसने मुझे कहा। तो मैं सोचने लगा कि बात तो सही है। और उनके जो पोप है वो कितना सज के आता है, मुसलमानों की जो मक्का में जो मौलाना है कितने सज के आता है, पर हमारे साधु लोग कितने सरल, एक ही भगवा या एक ही साधारण कपड़े सदा पहनते हैं, फिर भी इतनी मान्यता होती है। ये हमारे देश की और एक और विशेषता है कि हम सबसे उच्च क्या मानते हैं? ज्ञानी और त्यागी को, और उस संस्कृति को वापस लाना चाहिए। ये जो अमेरिकनाइजेशन हुई है या पश्चिमीकरण हुई है कि हम धन के आधार पर लोगों की कीमत समझते हैं, ये हमारी संस्कृति में नहीं है। तो इसीलिए हमारी जो इकोनॉमिक्स है उसको भी इस आधार पर कि कैसे भौतिक विकास के साथ आध्यात्मिकता के भी समन्वय हो, उस तरीके से ही हम सुखी हो सकते हैं। और सुखी होना उसका भी प्रमाण मिल रहा है। आप श्री श्री रविशंकर के आश्रम में चले जाइए, किसी भी आश्रम में चले जाइए, कितने विदेशी आते हैं और अच्छे अच्छे स्थान प्राप्त करने के भी आते हैं। और उनसे पूछो क्यों आए, कहते हैं कि हमें अमेरिका में हमें किसी ने सिखाया नहीं कि सुखी कैसा होना है। सुखी होने के लिए हिंदुस्तान में आकर यहाँ की ज्ञान प्राप्त करनी है, इसीलिए हम आ रहे हैं। उनके देश में जो एक आयाम भौतिक विकास है उस कारण से हमारे वो सुखी नहीं होते हैं। और उनके देश में जो जिस प्रकार की समाज में बुराई आ रहे हैं उसका कारण ये है। तो ये भी हमारी हिस्सा है, लोग हमारी नेशनलिज्म या हमारी राष्ट्रवाद की हिस्सा है कि हम धन के आधार पर किसी को समाज के सबसे उच्च नहीं मानते। हम उसकी ज्ञान और उसकी त्याग को सबसे ऊंचा रखते हैं, उसके आधार पर हम हमारी समाज बनाते हैं। तो ये भी एक है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि हम लोगों को ये समझना चाहिए कि इस देश कहाँ कहाँ किस आधार पर फैली। अमेरिका में 1936 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 300 साल की त्यौहार उन्होंने मनाई और दुनिया भर से लोगों को बुलाई। और उन्होंने ये कहा कि हर व्यक्ति जो बुलाया गया वो अपने देश के बारे कोई विशेष समस्या पर अपना भाषण दे। तो चाइना से बीजिंग यूनिवर्सिटी के जो अध्यक्ष थे वो आए और उन्होंने भाषण में टाइटल क्या दिया, इंडियनाइजेशन ऑफ चाइना, अ केस ऑफ पीसफुल बोरोइंग फॉर 300 years। माने चाइना की भारतीयकरण, उस पर उन्होंने भाषण दिया और कहा कि चाइना में कोई युद्ध नहीं हुआ इंडिया के साथ, यहाँ वहाँ से गुरु आए, गुरु लोग गए, हमारे से वहाँ गए और उन्होंने धीरे धीरे जो भी समाज में महत्वपूर्ण विषयों हैं उसके लिए उन्होंने हम लोगों को सिखाकर बिल्कुल अपना कर लिया। और उसकी कंप्लेंट थी कि जब तक ये हिंदूकरण जो हुआ है चाइना का वो ख़त्म नहीं होगा, हम अपने देश को कभी स्वाधीन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उस समय वो क्रिश्चियन था जो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट था बीजिंग यूनिवर्सिटी का। कंबोडिया चले जाइए, इंडोनेशिया चले जाइए, कहीं भी युद्ध हमने नहीं किया है, लेकिन विचारों से इन सब देशों को अपना कर दिया। आज भी आप जाकर कंबोडिया में और वियतनाम में मंदिर काम करते हुए देख सकते हैं। वहाँ इंडोनेशिया में जो आप वहाँ तो कैपिटल में जकार्ता में कृष्ण भगवान रथ में बैठकर उपदेश दे रहे हैं अर्जुन का। वो स्टैचू मेन सेंटर में उन्होंने वो स्टैचू रखा है। उनका एयरलाइन का नाम है गरुड़ा
और उनके नाम आज भी संस्कृत नाम है, भले वो मुस्लिम धर्म के हो गए परंतु नाम संस्कृत का अभी भी रखते हैं। और आज आप जाकर इंडोनेशिया में 10,000 रुपए का रुपया नोट, रुपया कहते हैं अपने करेंसी को, उसको नोट देखेंगे तो गणेश का चित्र है। तो मैंने एक कॉन्फ्रेंस में, जब मैं मिनिस्टर था चंद्रशेखर गवर्नमेंट में, तो इंडोनेशिया का फाइनेंस मिनिस्टर बगल में बैठा, तो मैंने ये पूछा कि आपके 10,000 रुपए में ये गणेश का चित्र क्यों आपने रखा है? उन्होंने कहा कि 1997 में हमारी करेंसी बहुत तेजी से गिर रही थी और हमें समझ में नहीं आ रही थी इसको कैसा ठीक करना है, और किसी ने आकर हमसे कहा कि आप गणेश का चित्र रखकर छापोगे तो रुक जाएगा। तो मैंने पूछा रुक गया? उन्होंने कहा हाँ रुक गया। आप पता करिए, ऐसी बातें हमारे देश ने जो किया है इसको हम नहीं जानते पर बाकी लोग जानते हैं। तो ये जो गर्व होना चाहिए हमारी संस्कृति की, और उस गर्व में नहीं कि गर्व ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसमें अहंकार में बदल जाए, पर वो गर्व होनी चाहिए। और इसको कैसे पुनरुत्थान करना है वो है राष्ट्रवाद। और पुनरुत्थान तभी कर सकते हैं जब आप अपने अस्मिता पहचानेंगे, आप अपने सही इतिहास जानेंगे, संस्कृत बोलना सीखेंगे, और चौथा आप अपने धन की कमाने में ये अपने जो आध्यात्मिकता को उसको ना भूलें, उसको समझ में रखें, धन के प्रदर्शन ना करें, समाज में उसको खर्च करें, और आखिर में ये अपनी जो न्यायपूर्ण सरकार दुनिया भर में हमने करके दिखाई है उसकी प्रचार और एक विश्व गुरु के रूप में उभर के आने की में प्रयास होनी चाहिए। ये होगी राष्ट्रवाद, असली राष्ट्रवाद। देशभक्त कोई भी हो सकता है परंतु राष्ट्रवाद जो है वो बहुआयाम कल्पना है, उसके अनुसार में काम करना चाहिए। धन्यवाद।